तो देखो, जो डाउट्स एक्चुअली तुमने पूछे हैं ये इतने आसान हैं कि अगर तुम मुझे एक बार भी इससे पहले पूछती ना, मेरे सिर्फ एक वॉइस नोट से तुम ये सारे सवाल बना डालती, पता है। खैर, इससे ये एक शिक्षा लेना कि चाहे चीज़ कठिन हो या चाहे चीज़ आसान हो, उसको जज करने की पावर अपने पास मत रखना। रट्टा मारना किसी टॉपिक को एक अलग बात होती है और किसी टॉपिक के न्यूमेरिकल करना एक अलग बात होती है। रट्टा तो कोई भी मार लेगा, तुम्हें उसके लिए मेरी नीड की कोई हेल्प नहीं, की नीड नहीं है। बट उस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर कुछ ऐसा लॉजिकल चीज़ आती है कि ये कैसे हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा है, तो उसमें वॉइस रेज करना, क्योंकि वो चीज़ मेरे लिए 2 मिनट की होगी जानवी। पूरा चैप्टर पढ़ाने मैं अगर जाऊंगी तो उसमें मुझे ज़्यादा मेहनत लग जाएगी, बट इस चीज़ को अगर तुम मुझसे पूछती तो मैं 2 मिनट के अंदर सॉर्ट आउट कर देती, तो उसी ज़माने में। खैर, देखो ये चार्ट बेसिकली आपको रटना पड़ता है, ये पूरा का पूरा, ठीक है। इस चार्ट में जो ये लिखा रहता है MnO4 निगेटिव यानी कि पर मैग्नेट, BrO3 निगेटिव मतलब ब्रोमेट, Fe3 मतलब फेरिक, ये रटना पड़ता है। उनके सिंबल्स, उनके चार्ज, उनके नाम, ये आपको रटने पड़ते हैं। ये आपको अभी भी काम आएंगे, 10th में भी काम आएंगे, 11th में भी आएंगे, 12th में भी आएंगे और ज़िंदगी भर आएंगे अगर केमिस्ट्री आगे 12th के बाद परस्यू करती हो तो। अब इसके बेसिस पे देखो, तुम्हारा डाउट ये है कि आप केमिकल फॉर्मूले डिड्यूस करने में मेरी हेल्प करें। डिड्यूस इन द सेंस डिराइव, बहुत ही आसान चीज़ है। देखो, पहला वाला बोला है सोडियम सल्फेट। अब तुम मुझको एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि जो ये सोडियम सल्फेट है, इस पर्टिकुलर चीज़ का जो डाउट है वो डाउट तुम्हारा चुटकियों में रिजॉल्व हो जाएगा यदि सोडियम का मतलब तुम्हें पता चल जाए तो भैया चार्ट के पास जाओ। वैसे तो मैं बता दूं, मेरे को याद है, मैं तुम्हें बताने के लिए ऊपर जा रही हूँ ताकि चार्ट को यूज़ कैसे करना है, ठीक है, और चार्ट तुम्हें याद होना चाहिए। खैर, सोडियम ढूंढो इस चार्ट में किधर है। तो देखो, ये रहा आपका सोडियम। इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग कहते हैं सोडियम, जिसका सिंबल है Na पॉजिटिव, ठीक है। तो सोडियम नहीं लिखते हम, सोडियम की जगह लिखते हैं उसका सिंबल यानी कि Na, और Na के ऊपर क्या लिखा हुआ था, पॉजिटिव यानी कि +1, तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 1, खत्म। प्लस माइनस लिखने की नीड नहीं है, बट लिखना चाहती हो तो लिख दो। सल्फेट को जाकर ऊपर चार्ट में चेक करो कि कौन है सल्फेट। ऊपर गए 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 गए, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, किधर है सल्फेट, ये रहा। देखो क्या है, SO4 2 निगेटिव है ना। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। तो सल्फेट की जगह लिखेंगे SO4 और नीचे में 2 निगेटिव। अब कुछ नहीं करना है, सादा सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये निगेटिव वाले को मल्टीप्लाई करना है इस ऊपर वाले के साथ, और बोलो क्या हो जाएगा, Na वैसे का वैसी, 2 उसके पास मल्टीप्लाई होने गया तो Na के नीचे आ गया 2, ऐसे लिखते हैं उसको, खत्म। अच्छा, माइनस मत लिखना, हम सिर्फ याद रखने के लिए माइनस लिखते हैं ताकि बार बार लिखने से हमारी याददाश्त को याद हो जाए कि अच्छा SO4 2 निगेटिव होता है ना कि 2 पॉजिटिव। सिमिलरली इस 1 को मल्टीप्लाई करो इस SO4 से, तो भैया 1 तो हमारे दुनिया का इतना प्यारा नंबर है कि उसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो, उस सामने वाले इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो SO4 आप लोगों का वैसे का वैसा ही आ गया आंसर, ठीक है। सिमिलरली मैं एक दो और करवा के दिखाती हूँ, मैं पूरी एक्सरसाइज ही करके दिखा देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट इसके बेसिस पर मैं कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ तुम्हें होमवर्क करने के लिए, ताकि तुम ट्राई करके चेक कर लेना कि तुम्हारा आंसर मैच हुआ कि नहीं हुआ। मेरे को भेज देना, मैं रात को चेक कर दूंगी, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो तुम्हारे पास तो खैर टेक्स्ट बुक होगी, तुम अपनी टेक्स्ट बुक में पोटेशियम ढूंढो। मेरे को याद है तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। पोटेशियम का सिंबल होता है K और उसके ऊपर चार्ज होता है +1, ठीक है। नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3 और उस पर चार्ज होता है -1। अब देखो, जैसे कि मैंने क्या कहा, 1 दुनिया का ऐसा प्यारा नंबर है जिससे आप किसी को कुछ भी मल्टीप्लिकेशन डाल दो, उस सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर इस 1 को तुम इस K से मल्टीप्लाई करते हो तो बेसिकली वो सिर्फ K रहेगा, कुछ नहीं। जैसे यहाँ कैसे था, देखो 2 आ गया था, वहाँ उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस +1 को इस NO3 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा KNO3। सो फॉर्मूला इज KNO3, खत्म। बताओ कितनी अच्छी चीज़ है। ये वाला करके दिखाती हूँ मैं तुम्हें, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, एल्यूमिनियम इसका सिंबल होता है Al, ठीक है,
अच्छा, इसके चार्ज की अगर बात करें तो इस पे +3 का चार्ज होता है। हाइड्रो ऑक्साइड, इसका सिंबल होता है OH, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो -1। अब ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई होगी, तो बोलो Al 1 से मल्टीप्लाई होने में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमने लिख दिया सादा सिंपल Al, ख़त्म कहानी बस। लेकिन अब ये 3 मल्टीप्लाई होने गया OH से। अब देखो बच्चे इसे कैसे लिखते हैं, वो उसको लिख देते हैं OH3। जब टीचर उनको क्रॉस करती है तो पूछते हैं मैडम क्यों गलत है, तो सामने वाली टीचर बोलती है कि यहाँ पे भैया तुझको ब्रैकेट लेना था ऐसे, और ब्रैकेट के बाहर 3 लिखना था। तो स्टूडेंट पूछता है मैडम क्यों, देखो ना आपने यहाँ तो इसको ब्रैकेट नहीं दिया, तो मैं काय को ब्रैकेट दूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि पढ़ाई आपने इस चैप्टर की ठीक से नहीं की। कैसा होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स, उनमें अगर पहला लेटर कैपिटल है और दूसरा लेटर या तीसरा लेटर या आगे जितने भी लेटर्स हैं अगर वो स्मॉल हैं, तो इसका मतलब होता है कि दोनों चीज़ें सेम टू सेम है। मतलब N अलग नहीं है, A अलग नहीं है, दोनों सेम चीज़ का कॉम्बो है। कॉम्बो जैसे कई बार मार्केट में आप लेने जाओ तो एक शैम्पू का पैकेट नहीं आता, शैम्पू प्लस कंडीशनर, है ना, तो ये उस तरीके की चीज़ है कि मैडम वो मिलेगा तो कॉम्बो में मिलेगा, दोनों अलग अलग नहीं मिलेंगे आपको। फिर ऐसा आता है ना, डव का आता है 3 रुपये 5 रुपये वाला शायद कॉम्बो आता है, उसमें कंडीशनर भी होता है, उसमें शैम्पू भी होता है, तो ये उस तरीके का है NA। अगर एक कैपिटल लेटर दिख रहा है, एक स्मॉल लेटर दिख रहा है, मतलब हम साथ साथ है वाला है, उन लोगों को ब्रैकेट में देते हैं। बट अब तुम मल्टीप्लिकेशन करने गए O के साथ, O भी कैपिटल H भी कैपिटल, तो जब दोनों कैपिटल हो और तब मल्टीप्लिकेशन अगर कर रहे हो तो ब्रैकेट इस्तेमाल करना। इससे ये पता चलता है कि ये 3 इस O का भी है और इससे ये 3 आपके H का भी है। ऐसे करते हैं। सो योर फॉर्मूला विल बी Al ब्रैकेट OH होल थ्राइस 3। ठीक है, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, वी विल राइट इट डाउन एज +2। ऑक्साइड का सिंबल होता है O, वी विल राइट इट डाउन एज -2। अब बोलो क्या करेंगे। अब देखो इसमें बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे करते हैं कि मैडम आपने तो क्रिस क्रॉस करना सिखाया है, हम तो कर रहे हैं क्रिस क्रॉस, और वो लिख के आ जाते हैं ऐसा कि मैडम देखिए ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो लिख देंगे Ca2, और ये 2 इस O से भी मल्टीप्लाई होगा तो वो लिख देंगे O2। तो ये भी गलत है। अरे अब काय को गलत है, हमने तो अभी ब्रैकेट भी नहीं दिया क्योंकि एक लेटर कैपिटल था एक लेटर स्मॉल था, तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी। अब क्यों गलत हो गया, तो देखो एक और नियम नंबर 3, सिर्फ 3 ही नियम है और कोई नियम नहीं है, डरो मत। नियम नंबर 3, जब आप 2 लोगों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने अगर जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले ये अवश्य चेक करें क्या वो दोनों नंबर्स कट रहे हैं क्या। जैसे 2 1 2, 2 1 2, अगर कट रहे हैं तो काटो, काटने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो अब अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो फॉर्मूला विल बी CaO, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो उसको ढेला फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल नियम है, पहले पॉजिटिव वाला लिखो, मतलब जिसका नाम पहले है पहले उसका सिंबल लिखो, नीचे उसका चार्ज, जिसका नाम पीछे है उसका सिंबल लिखो, उसके नीचे उसका चार्ज। अगर वो चार्जेस कट रहे हैं तो काटो, नहीं कट रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात। कट रहे हैं तो काट के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। तीसरी चीज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते वक्त अगर आपको ऐसा दिख जाए कि अरे यार ये 3 वाला नंबर तो इस कैपिटल से भी मल्टीप्लाई होगा, इस कैपिटल से भी मल्टीप्लाई होगा, तो उसको ब्रैकेट में डाल देना और फिर 3 लिखना बाजू में। बस ये 3 नियम, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, वैसे ही फेरिक फॉस्फेट, इसको कैसे करेंगे। फेरिक का सिंबल होता है Fe और उसका चार्ज होता है +3। फॉस्फेट का सिंबल होता है PO4 और उसका चार्ज होता है -3। अब पगले जैसे उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले चेक करो कट रहा है क्या। 3 1 जा 3 1 जा, ठीक है, काट दोगे तो क्या होगा, Fe से 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो Fe से 1 मल्टीप्लाई करो या कुछ भी मल्टीप्लाई करो, क्या फ़र्क पड़ता है। PO4 से भी 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आएगा आंसर FePO4। यू आर डन। तो ये जो तुम्हारा डाउट था, तुम्हें ऐसा लगता है तुम उस वक्त अगर मुझसे नहीं पूछती तो मैं ये बताती, मतलब डिनाई कर देती। देखो चैप्टर समझाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर तुम उसमें कुछ इस तरीके का लॉजिकल पूछोगी तो वो मैं डेफिनेटली बना सकती हूँ, बिकॉज इट इज़ लाइक अ मैथ्स। इसका मुझे तुम्हारे लिए पर्सनलाइज बनाने के लिए हो सकता है
दिन में 1 घंटा लगे, दिन का आधा घंटा लगे, दिन का 15 मिनट लगे, लेकिन 15 मिनट में चीज़ें खत्म हो जाती हैं और इनडायरेक्टली तुम्हें डाउट भी नहीं आता। तो चैप्टर को हर स्कूल के अकॉर्डिंग समझा पाना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि हर स्कूल का सिलेबस अलग चलता है। बट चैप्टर स्पेसिफिक अगर तुम कुछ पूछोगे, मैडम सीधा ये नहीं बन रहा बताओ, तो उसमें मैं इस तरीके से मैं बात हो जाती है, डाउट खत्म हो जाता है। तो डाउट्स को पनपने नहीं देते हैं, ठीक है। चलो मैं एक पॉसिबिलिटी तुम्हें और बताती हूँ। मान लेते हैं एक सिंबल है एक्स, वैसे स्कूल वाली टीचर कभी एक्स और वाई में नहीं देगी, वो तुमको ये चार्ट याद करना ही पड़ेगा। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 से लेके जीवन भर, जब तक तुम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड हो, ये चार्ट तुम्हारा भूत के समान पीछा करेगा। एक होता है वाई, एक्स का चार्ज +4 और वाई का चार्ज मान लो -6। अब मैडम क्या करें, अभी काटो ना इसको 2 के टेबल से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो बोलो क्या होगा, x3 y2 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो जितने भी थे तुम्हारे डाउट्स इस क्वेश्चन नंबर 3 में और उस चार्ट के रिगार्डिंग वो मैंने बता दिए। अब आते हैं तुम्हारे नेक्स्ट डाउट की तरफ। अब देखो नेक्स्ट डाउट में, उसके लिए मैं बता दूँ तुम्हें थोड़ा सा बेसिक केमिस्ट्री आना चाहिए। बेसिकली अभी मैं ये नहीं कर सकती ना कि सल्यूशन दे दो लड़की को और निपटा के अपना काम फुर्सत कर दो, ऐसा नहीं होता है जानवी। उसमें चीज़ें कैसी रहती हैं, सिखाना पड़ता है, ठीक है, सिखाना पड़ता है। तो करंटली अभी वो टाइम नहीं है कि जिससे मैं तुमको ये चीज़ें सिखा पाऊँ, बट मैं क्वाइट कोशिश करती हूँ। अगर तुमको ये चीज़ें बन जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे आपको अगर क्वेश्चन नंबर 7 करना है या क्वेश्चन नंबर 8 करना है, दोनों क्वेश्चन करने के लिए आपको एक कंसेप्ट मोलर मास का पता होना आवश्यक है। अगर स्कूल में ये चैप्टर पढ़ाया होगा तो आपकी टीचर ने आपको क्या किया होगा, इसके मोलर मासेस निकलवाए होंगे, मतलब लिख के दिए होंगे, या एटॉमिक मासेस का एक चार्ट बनवाया होगा। अगर नहीं बनवाया है तो मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। जैसे हाइड्रोजन, इसका सिंबल होता है H, इसका एटॉमिक मास इसका होता है 1, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, इसका सिंबल होता है He, इसका एटॉमिक मास होता है 4। ऐसे करते करते एक स्टूडेंट को कम से कम 20 तक के एटॉमिक मासेस याद होने चाहिए। अगर उसको 20 तक के एटॉमिक मासेस याद हैं तो आराम से मोलर मास कैलकुलेट कर सकता है। कैसे, देखते हैं। दुनिया में हर बच्चा जानता है वाटर का फॉर्मूला, एवरीबडी नो, H2O। आगे क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है, एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो, इग्नोर। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास या फिर मैं कहूँ मोलर मास, ये कैलकुलेट करो। अब देखो कॉमन सेंस है, अगर मैं तुमसे ये कहूँगी एक कैडबरी 6 रुपए की आती है, तो बताओ 2 कैडबरी कितने की आएगी, तो तुम क्या बोलोगी, मैडम 12 की आएगी, है ना। कॉमन सेंस, किराना दुकान वाले भैया, सब्जी वाले भैया की लैंग्वेज। सिमिलरली एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो अगर आपके पास 2 हाइड्रोजन हैं तो बोलो उनका एटॉमिक मास कितना होगा। कॉमन सेंस, इनका एटॉमिक मास होगा 2 प्लस, लेकिन मैडम हाइड्रोजन के साथ तो ऑक्सीजन भी आया है ना, फ्री गिफ्ट, तो ऑक्सीजन का क्या करें। तो वही इसलिए मैंने कहा आपको वो चार्ट याद होना चाहिए एटॉमिक मासेस वाला भी। तो ऑक्सीजन जो होता है ना भाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है, बोलो कितना, 16, ठीक है, याद रखना उसका होता है 16। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है लिखा नहीं है, मतलब एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन यानी कि 16, ठीक है, 16। तो 16 + 2 कितना हो गया, 18, यानी कि H2O का जो मॉलिक्यूलर मास है, वो मॉलिक्यूलर मास बताइए कितना है, 18 AMU, ये यूनिट होती है। तुम्हारी बुक में हो सकता है सिर्फ U भी लिखा हो, क्योंकि पुराने ज़माने में हम AMU यूज़ करते थे, नए ज़माने में हम लोग U यूज़ करते हैं। मोलर मास आपको निकालते आना चाहिए, ख़त्म। जैसे यहाँ क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2। चलो निकालो मोलर मास। कार्बन के बाजू में कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है, ओके। एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बताओ, ठीक है, 1 मिनट, हाँ
ठीक है, बताओ एक कार्बन का कितना होता है? एक कार्बन का होता है 12। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? तुम बोलोगी मैडम एक ऑक्सीजन का होता है 16, अभी मैंने बताया था ना। तो आपके पास तो 2 ऑक्सीजन है, तो 2 का कितना होगा? 32, एडिशन 44, तो CO2 आ गया। ऐसे आपको सबके मॉलिक्यूलर मास निकाल के आने चाहिए। जैसे ऑक्सीजन लिख दिया है, तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। यूजुअली ऑक्सीजन गैस लिखनी चाहिए वहाँ पर, बट O2 याद रखो। क्लोरीन का फॉर्मूला होता है Cl2। अब जैसे एक ऑक्सीजन 16 की आती है, तो 2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास बोलो कितना होगा? 2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 32 होगा। बताओ एक क्लोरीन कितने की आती है? 35। अच्छा मैं लिख देती हूँ। जो क्लोरीन होता है इसका नाम होता है क्लोरीन, इसका सिंबल होता है Cl। ये क्लोरीन होती है, एक क्लोरीन का मास होता है 35.5। तो 2 क्लोरीन का बोलो कितना होगा? 71। बट मैडम इसमें मास निकालने को नहीं कहा था, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने को कहा था। अब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाल के देंगी हमको? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, चलो आ जाते हैं। एक ही फॉर्मूला है, हर जगह तुमको वही फॉर्मूला यूज़ करना है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, जो कि मैंने अभी निकालना सिखाया, मल्टीप्लाई बाय Na। अब देखो Na की जो वैल्यू है वो तुम्हारी टेक्स्ट बुक में गिवन होगी। मैं जब 11th वालों को पढ़ाती हूँ, 12th वालों को पढ़ाती हूँ, तो मैं Na की वैल्यू लेती हूँ 6.022 इंटू 10⁻23। अब कई बार मैंने ऐसा देखा है कि कई टेक्स्ट बुक्स ये वाली वैल्यू नहीं लेती है, वो कोई 6.023 ले लेता है। तो आपकी बुक में एक वैल्यू लिखी होगी, चलो चेक भी कर लेते हैं क्या लिखी है तुम्हारी बुक में। एक मिनट, क्या है? स्टेट, खैर मेरे पास देखो 9th स्टेट की बुक आई थिंक हाँ है। है चैप्टर नंबर, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है शायद से 4 होगा, तो सोनार वाला चैप्टर है। ये भी नहीं है, ये तो अपन आगे आ गए। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हाँ यहीं कहीं होगा। देखो ये देखो चार्ट है आपकी बुक में, ये देखो ये चार्ट है, इस चार्ट को फिल कर देते हैं। ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, एल्यूमिनियम का 27 है ना, फॉस्फोरस का 31, आर्गन का कितना होता है 18, 36, पोटेशियम का 39। ये मैंने भर दिया तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो अभी कहाँ है वो Na की वैल्यू ढूंढने दो मुझको। तो हमारी बुक वाले लोग देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है ना, इन सब के मॉलिक्यूलर मास निकाल के देखना। देखो आपको लिख के दिया है कि एटॉमिक मासेस हम आपको दे रहे हैं, इनकी मदद से हम मॉलिक्यूलर मासेस निकालिए, ठीक है। तो आप निकाल के देख सकते हो, मेरे पास भेज देना चेकिंग के लिए, मैं चेक कर दूंगी कि तुम्हारा सही है कि नहीं है। खैर ये देखो ये वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू दिख रही है, अरे कहाँ गई यार, ये वैल्यू दिख रही है। अच्छा ये लोग भी वही वैल्यू लेते हैं। खैर मैं बता देती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अरे यार कुर देखो अब मैडम मास की जगह क्या डालें, तो देखो जो आपको गिवन दिया होता है ना 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, कल को तुम दुकान वाले के पास गए, ये बोलती भैया 1 पाव शक्कर दे दो, तो जो वर्ड बोलोगी ना 1 पाव शक्कर, दैट विल बी योर मास। तुम दुकान वाले के पास जाके बोलोगी मुझे 1.5 किलो चावल दे दो, दैट 1.5 किलो विल बी योर चावल। बस एक बात ध्यान रखनी होती है इस फॉर्मूले को लगाते वक्त, टीचर लोग बड़ी ही चालाकी से मास की जो वैल्यू देते हैं वो कई बार पेपर में लिख देते हैं 32 kg। अब हमारी तो आदत होती है फटाफट उसी 32 को उठा के कॉपी पेस्ट मारा, आंसर निकाल दिया। बट मास आपका हमेशा ग्राम में होना चाहिए। अगर मैं पेपर चेकर होती और अगर मैं ये चैप्टर पढ़ाई होती तो मैं पता है क्या करती, तुम्हारा एग्जाम जब कंडक्ट करती तो 32 ग्राम नहीं देती, मैं 32 kg कर देती, ताकि एक स्टूडेंट को याद रहे कि kg को पहले ग्राम में कन्वर्ट करना है, या मिलीग्राम दिया है तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, बट ग्राम होना ही छोड़ना। तो 32 ग्राम जो दिया है वो मास होगा। मैडम मोलर मास कहाँ से आएगा, तो मैंने बताया ना मोलर मास के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2 और O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा 32। कैसे, एक ऑक्सीजन का जब 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन का 32, तो ये भी 32 आ गया, किस्मत अच्छी है। Na की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, लिख दी, पावर लिख दी, पावर को वैसे का वैसे ही रख देना, उसकी कोई कैलकुलेशंस नहीं होगी। 32 कट गया, क्या करोगी
So your answer will be 6.022 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो मैंने आपको जो ये लिख कर दिया है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला है, हमेशा चलेगा। खत्म। अब अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि मैडम 90 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। छोटा छोटा कैलकुलेट करके बता रही हूँ। बताओ मास क्या है? मास इज 90। मोलर मास क्या है? देखो मैंने बाजू में निकाल के दिखाया है आपको, 18। Na की वैल्यू बोलो कितनी? 6.022 इंटू 10 की पावर इतना। अब काटो, है ना, इसको काटो, इसको मतलब उसको कैंसिलेशन करो। अच्छा चलो करते हैं। 18 वन ज़ा 18 फाइव ज़ा। अब मैं इतनी अक्ल, मुझे ऐसा लग रही है, मेरे को फीलिंग ऐसी आ रही है कि तुम इतनी बड़ी पगली नहीं हो, थोड़ी बहुत हो लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं हो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, पावर को टच ना करना लड़की। तो बिना पावर को टच किए जो भी तुम्हारा आंसर आएगा दैट विल बी योर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तुम मुझे बोलोगे मैडम उसका सी पार्ट करके बताओ। तो ये जो सामने में 8.8 लिखा है ना, ये आपका क्या है? मास। और ये जो मैंने निकाला है उसके फॉर्मूले से जो मैंने निकाला है दैट इज मोलर मास। तो 8.8 ऊपर, 44 नीचे, 6.022 और 10 की पावर 23। ठीक है, अगर मैं कैंसिलेशन करूं तो ऊपर पॉइंट हटा देती हूं। पहले मैंने पॉइंट हटा दिया। पॉइंट हटाने के बाद अगर मैं कैंसिलेशन करूं, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5, यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 5। आप डिवाइड कर लेना, आ जाएगा आपका आंसर। सिमिलरली अब मेरे हिसाब से तुम ये निकाल सकती हो, क्लोरीन का मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ, मोलिकुलर मास कितना होता है? 71। तो जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 था वो भी एज अ डाउट हट गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। अरे भैया ये तो और भी आसान चीज़ है। देखो क्या बोला है, 0.2 मोल। ठीक है, मतलब मेरे पास 0.2 मोल्स हैं। अब वो पूछ रहा है कि बताओ मैं कितने ग्राम मतलब वेट, या फिर मैं कहूँ मास, कितना मास सोडियम क्लोराइड का लेकर आऊँ कि 2.2 मोल मुझे मिल जाए। ये इस तरीके की बातचीत है। दुकान वाले के पास तुम गए और तुमने उसको एक सर्टेन आइटम मांगा और दुकान वाला बोलता है जाओ मम्मी से और पैसे लेकर आओ, जाओ पप्पा से और पैसे लेकर आओ। क्यों? क्योंकि तुम जो पैसे लेकर गए हो वो पैसे कम पड़ गए, है ना, जितने का तुम्हारा आइटम है, परचेज वैल्यू जो आइटम की है। तो वैसे ही वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया बता मुझको, ये अलग अलग क्वेश्चन हैं, ध्यान रखना, ये अलग अलग क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड अगर मुझको चाहिए, खरीदना है मुझे सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का 0.2 मोल खरीदने के लिए मैं घर से कितना मास लेकर आऊँ सोडियम क्लोराइड का। फिर वो क्वेश्चन पूछता है अगर मुझको मैग्नीशियम ऑक्साइड खरीदना है तो मैं घर से मैग्नीशियम ऑक्साइड का कितना मतलब मोल लेकर आऊँ, सॉरी कितना ग्राम लेकर आऊँ ताकि तू मुझको 0.2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दे। ऐसा है, क्या ये क्लियर है? ठीक है, ओके चलो। तो इसमें बेसिकली क्वेश्चन ये है कि 0.2 मोल आपको दिया हुआ है, 0.2 मोल से वो आपको पूछ रहा है कि ये 0.2 मोल को बनाने के लिए कितना मुझको मास लाना होगा। किसका मास? एक बार बोल रहा है सोडियम क्लोराइड का मास, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में सोडियम क्लोराइड का मास। एक बार बोल रहा है किसका मास भाई? मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास। और एक बार बोल रहा है किसका? आप लोगों के कैल्शियम कार्बोनेट का मास। ऐसे ऐसे वो पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने इस पर्टिकुलर डाउट डिस्कशन में आज सबसे पहले मैंने तुमको फॉर्मूला बनाना सिखाया था, राइट? तो तुम्हारी ये परीक्षा है कि तुमने ऊपर जो फॉर्मूला बनाना मेरे से सीखा उसके बेसिस पे इन तीनों के फॉर्मूलेस बनाओ। ठीक है, मेरे को आते हैं डायरेक्टली, मेरा तो खैर पोस्ट ग्रेजुएशन ही केमिस्ट्री है तो मेरे को ना आए तो हो ही नहीं सकता ना, मुझे आते हैं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO, कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CaCO3। बट ऊपर जो तुमको सिखाया गया ये वाला फॉर्मूला बनाना है ना, नाम दिया जाता है फॉर्मूला बनाओ, इस टेक्निक से बनाकर देखना क्या तुम्हारे यही फॉर्मूले आ रहे हैं, क्योंकि पेपर में टीचर बना के नहीं देगी, तुमको बनाने पड़ते हैं। ठीक है, आ रहे हैं। फॉर्मूला बनने के बाद मैडम क्या करें? उनके मोलर मासेस निकालिए। कैसे निकालें? आपको एक एक एटम के एटॉमिक मास याद होने चाहिए। जैसे जो सोडियम होता है
एक सोडियम 23 होता है, ठीक है, और जो एक क्लोरीन होता है वो 35.5 का होता है। तो बोलो टोटल बिल कितने का बना? टोटल बिल बना 58.5 यू का। बुक में आपको मेरे हिसाब से यू लिखा हुआ है आपकी बुक में। MgO, एक mg कितने का होता है? 24 का, ठीक है। एक ऑक्सीजन कितने का होता है? 16 का, और दोनों एक एक ही है फॉर्मूले में, तो 24 + 16 बराबर बोलो कितना? 40 यू। CaCO3, इसका कैसे निकाले? एक Ca कितने का होता है? एक Ca होता है 40 का। एक कार्बन कितने का होता है? 12 का। 3 ऑक्सीजन कितने के होते हैं? अब देखो, एक ऑक्सीजन होता है 16 का, तो 3 ऑक्सीजन कितने के होंगे? 48 के होंगे। जब तुम तीनों को ऐड करोगी तो ये आएगा 100। CaCO3 का जो मास होता है वो 100 होता है, ठीक है। अब मुझे मोलर मास पता चल गए, लेकिन मैडम उसने तो मास पूछा था ना, आपने तो मोलर मास निकाल दिए, कैसे करें? फॉर्मूला पता होना चाहिए। बहुत ही सुप्रसिद्ध फॉर्मूला है, मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। मास बस किसमें होना चाहिए? ग्राम में, खत्म। केजी फेजी नहीं चलेगा। अभी मैडम ऊपर भी तो यही फॉर्मूला था, हाँ, बट वहाँ पे Na अगर लगा दिया तो फॉर्मूला बन जाता था मॉलिक्यूल्स का, यहाँ पे Na मैंने नहीं लगाया। केस नंबर 1, मोल्स कितने दिए हैं? मैडम मोल्स तो 0.2 ही मिलेंगे आपको, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। 0.2 ही मम्मी बोलती है ना, ये 10 रुपये मैं दे रही हूँ, 10 रुपये में जो आता है खरीद ले, 10 रुपये से ज़्यादा 1 रुपये तेरे को हम नहीं देंगे, है ना। अब चाहो तो तुम 10 रुपये में चवन्नी वाली 50 चॉकलेट खरीद लाओ, खैर तो चवन्नी की चॉकलेट मिलती नहीं है ना। या फिर तुम 10 रुपये की एक कैडबरी खरीद के खा लो, या 5-5 रुपये की कुछ खा लो, या 1-1 रुपये की खा लो, तुम्हारी मर्जी। पेरेंट्स यही करते हैं, 10 रुपये तेरे को दे रहे हैं, 5 रुपये दे रहे हैं, तेरे को जो लेना है ले ले, जैसे कि पता नहीं हम लोग कितनी बड़ी जायदाद उनकी उस पैसे से खरीद के ले आएंगे। बट मोल्स की वैल्यू 0.2, मास आपको ढूंढना है। चलो पहले निकालते हैं मैडम NaCl का कितना मास होगा, मतलब 0.2 अगर मुझे चाहिए मोल, तो कितना मास रखूँ कि 0.2 मुझे मिल जाए। तो NaCl का मोलर मास है 58.5, ये रखा 58.5। अब इतनी मैथ्स तुम जानती हो, मैं ही पढ़ाती हूँ, तुम्हें इतना आता है कि ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगी और यहाँ से मास आ जाएगा 0.2 × 58.5। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन कर ही लेते हैं, कितना हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन? 58 का डबल हो जाएगा आपका 116, 117, पॉइंट लगा देंगे 2 डेसिमल बाद, 11.7 ग्राम। यानी कि घर से दुकानदार बोलेगा जा बच्चा 11.7 ग्राम NaCl लेकर आ, जब तू ये लेकर आएगा तब मैं तेरे को 0.2 मोल्स दूंगा। ये बातचीत थी। सिमिलरली आप इसके बी पार्ट को भी निकाल सकते हो। बी पार्ट में मोल्स कितने हैं? बी पार्ट में भी मोल्स 0.2 ही है। मास कितना है? मास ही तो निकालना है मैडम, वो थोड़ी ना दिया है। मोलर मास कितना है चेक करो। बी पार्ट मतलब MgO का मोलर मास मतलब 40। तो बस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 8 ग्राम। कर लेना तो मल्टीप्लिकेशन। यानी कि दुकानदार बोलेगा अगर तुझको मैग्नीशियम ऑक्साइड का 0.2 मोल चाहिए तो जाके घर से 8 ग्राम MgO लेकर आ। ठीक है, इससे ये समझ में आता है कि आप अगर सेम मोल्स रख रहे हो लेकिन फॉर्मूला अगर चेंज करते जा रहे हो तो सेम मास नहीं मिलेगा, मास भी बदलता जाएगा, राइट। जैसे अगर मान के चलो मैं 10 रुपये लेके गई हूँ, मैं बोल रही हूँ मुझे सिल्क होना, दुकानदार से कैडबरी सिल्क, वो देगा क्या? बोलेगा नहीं नहीं, जा घर से 30-40 रुपये जितने की भी आती है उतने पैसे लेकर आओ। अगर मैं बोलूँगी 10 रुपये में मुझे पार्ले-जी होना, तो बोलेगा ले जाओ। तो बेसिकली अगर आप आइटम चेंज कर रहोगे, फॉर्मूले चेंज करोगे, कम सब्सटेंस चेंज करोगे, तो प्राइस अगर आप उतना भले ही रख लो, आपकी वैल्यू फाइनल आंसर की अलग आएगी, सेम नहीं आएगी सबके लिए। अच्छा, अब पॉइंट सी पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। 0.2 मोल के लिए मुझे मास कैलकुलेट करना है, किसका? CaCO3 का, जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना आता है? 100। तो अगर तुम 0.2 और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी 20 ग्राम। यानी कि अगर तुम्हें 0.2 मोल CaCO3 का चाहिए तो अपने साथ कितना ग्राम CaCO3 लेकर जाना पड़ेगा? बाहर से बैग में भरकर 20 ग्राम। ले भैया 20 ग्राम CaCO3, मुझको 0.2 मोल मिले। पेपर में सवाल ऐसे ही आते हैं, क्वेश्चन में कंपाउंड का नाम दे दिया होता है, फॉर्मूला पूछ लेगा, खत्म। कई बार फॉर्मूला दे देता है, नाम पूछ लेता है, खत्म। तीसरी चीज़,
मोल्स के फॉर्मूले में देखो 3 ही वेरिएबल है, कभी मोल्स दे देगा, कभी मास दे देगा, कभी मोलर मास पूछ लेगा, या फिर मास दे देगा, मोलर मास दे देगा, मोल्स पूछ लेगा, या फिर इस क्वेश्चन के जैसे मोल्स दे देगा, मोलर मास दे देगा, मास पूछ लेगा। देयर आर 3 वेरिएबल्स, मोल्स, मास, मोलर मास। तीनों में से कोई भी 2 चीज देगा, एक पूछेगा। हाँ, मोलर मास निकालते आना चाहिए। मैडम मोलर मास कैसे निकालेंगे? मोलर मास के लिए फॉर्मूले आने चाहिए। अगर टीचर ने फॉर्मूला नहीं दिया है तो, अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात। कई बार कई टीचर तो उधार, मतलब उधार कहते हैं, उधार, आई डोंट नो प्रॉपर हिंदी, बट वैसे भी होते हैं। कई बार वो स्टूडेंट्स को ब्रैकेट में लिख देते हैं सोडियम क्लोराइड म्हणजे NaCl, NaClच्या मोलर मास इतकी, ऐसा लिख के देते हो, ठीक है, ऐसा लिख देते, दे हेल्प यू। कई बार वो ऐसा बिलीव रखते हैं कि अच्छा लड़के या लड़की को एटॉमिक मास याद नहीं होंगे, तो लिख देते हैं कि सोडियम का एटॉमिक मास इतना, एक Cl का इतना, ताकि ऐड करके आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकें। बट you should not depend on them because it is the basics of chemistry. In future you have to learn them, you have to learn it. तो उसके लिए आपको अभी से पढ़ना ज़रूरी होता है। खैर, एक और डाउट तुम्हारा बचता है, इस पर भी बातचीत कर लेती हूँ मैं। देखो, आपको 2 सैम्पल्स दिए, 2 सैम्पल्स, यानी कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर में पानी आता है, तो मेरी ही लोकेलिटी में रहती हो, मेरे घर में भी आई थिंक वही पानी आता होगा शायद, आई डोंट नो। हम अपने अपने घरों के पानी के सैंपल लेके पहुंचे गवर्नमेंट के पास कि आप बताइए किसके घर का पानी ज़्यादा बेटर है। तो ये उसी तरीके की बातचीत है। 2 सैंपल्स लेके गए हैं, एक सैंपल का नाम है N, एक सैंपल का नाम है M। किस चीज़ का सैंपल है? पानी का, मिट्टी का, खून का, किस चीज़ का भाई? स्लेट लाइम का। मतलब 2 अलग अलग रिएक्शंस हुई, 2 अलग अलग रिएक्शन से एक स्लेक्ड लाइम नामक एक चीज़ बनाई गई। स्लेक्ड लाइम को कहा जाता है केमिस्ट्री की नॉर्मल भाषा में कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और अगर तुम फॉर्मूला बना के देखो जिस तरीके से मैंने तुमको सिखाया है, तो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ये। चेक ज़रूर कर लेना, यही फॉर्मूला होगा। नहीं आ रहा है ऐसा फॉर्मूला तो मुझे डाउट भेजना कि मैडम आपका कैसे आ गया, मेरा तो नहीं आ रहा है, ठीक है, तभी सीखोगे। बोल रहा है कि 2 अलग अलग लोगों ने कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड 2 अलग अलग तरीक़ों से बनाया। जैसे तुम्हारी टीचर ने बनाया और मान लेते हैं मैंने बनाया, हम दोनों लेके पहुँचे लेट्स से लैब। अब वो बोल रहा है लैब वाला कि जो मैं बना के लाई हूँ, लेट्स से जो सैंपल M है, सैंपल M का जो टोटल मास है, मेरे वाले का जो टोटल मास है वो 7 ग्राम है, और जो तुम्हारी मतलब उस सैंपल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका मास 2 ग्राम है, और मेरे सैंपल के अंदर जो कैल्शियम है, मेरे कैल्शियम का मास 5 ग्राम है, वो ये बोल रहा है। और जो तुम्हारी टीचर आई स्कूल टीचर, वो ये कह रही है कि मैं भी बना के लाई हूँ, बट मेरा मास तो 1.4 ग्राम है, मेरे अंदर जो ऑक्सीजन है, मेरे सैंपल के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका मास इतना है, इसका मास इतना है। ऐसा डेटा आपको दिया है। तुम जिस चैप्टर के मुझसे डाउट्स पूछ रही हो ना, इस चैप्टर में 2 लॉज हैं तुम्हारे सिलेबस में, आई थिंक 2 हैं, 2 तो है, 3 का मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे याद नहीं है। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन ये कहता है कि मान लो एक सीमेंट की फैक्ट्री है, सीमेंट की फैक्ट्री में एक बहुत बड़ी सी चिमनी है, बहुत बड़ी सी चिमनी से भव भव करके CO2 गैस बाहर आ रही है, और एक मान लेते हैं आपकी गाड़ी का, गंदी गाड़ी का साइलेंसर है, उससे अंदर से भी मान के चलो, अच्छा गाड़ी छोड़ो, प्लांट CO2 गैस देते हैं, सभी लोग जानते हैं, प्लांट्स के अंदर से भी CO2 आ रहा है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन ये कहता है CO2 दुनिया के किसी भी कोने से किसी भी प्रोसेस के थ्रू आए, किसी रिएक्शन से आए, किसी लिविंग प्रोसेस से आए, कहीं से भी आए, भैया CO2 होता है। CO2 के फॉर्मूले में, उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये वही क्वेश्चन है कि चाहे स्लेक्ड लाइन तुम्हारी टीचर बना के लाएं या चाहे मैं बना के लाऊं, इससे कौन सा लॉ साबित होता है? इससे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन प्रूफ होता है। ये स्टेटमेंट है, आपको पढ़ाया होगा यालिशी स्कूल में, ठीक है। ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन की स्टेटमेंट, कहीं से भी आओ। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड दे दिया एक्सप्लेन, तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते ना कि हाँ मैडम ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन है, टीचर को एक्सप्लेनेशन चाहिए, भैया कहाँ से कांस्टेंट प्रपोर्शन है, समझा मुझको तो हमने बोला ठीक है मैडम, हम आपको समझाते हैं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन कैसा है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन ये कहता है चीज कहीं से भी आए रहेगी सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके फॉर्मूले में,
ठीक है। तो हमने क्या किया, तुम लेट से जज हो, तुमने बोला मैडम आप बताइए आपके पास कितना ऑक्सीजन है आपके फॉर्मूले में। मैंने बोला 2 ग्राम। तुमने बोला अच्छा आपके इसमें कैल्शियम कितना है, मैंने बोला 5 ग्राम। तुमने बोला ठीक है मैडम 2 मिनट रुकिए, अपन एक काम करते हैं रेशो निकाल लेते हैं। रेशो तुमने क्या किया, सैंपल एम का रेशो निकाला, उसके अंदर के रेशोज निकाले, वेट ऑफ कैल्शियम डिवाइड बाय वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो वेट ऑफ कैल्शियम कितना दिया है, पढ़ो जरा कितना दिया है, 2 ग्राम नहीं 5 ग्राम। और वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है, 2। रेशो निकाल लिया, कट नहीं रहा है इसलिए छोड़ दिया। फिर तुम जज हो, तुमने सैंपल एन वाले को बोला ला तेरा भी रेशो निकालती हूँ मैं। ध्यान रखना अगर मेरा रेशो निकालते वक्त तुमने कैल्शियम को ऊपर रखा है तो अपनी टीचर का रेशो निकालते वक्त भी कैल्शियम को ऊपर ही रखना, अदरवाइज आंसर गलत आ जाएगा। अच्छा तुम अपने टीचर से पूछते हो मैम आपका कहाँ पे कितना कैल्शियम है, तुम आपकी मैम बोलती हैं मेरे इसमें 1 ग्राम है जानवी, ऑक्सीजन बोलती हैं 0.4 है। तो मैथ्स की कैलकुलेशन करते हो, पॉइंट हटाते हो, ऊपर 10 नीचे 4, अरे बोलते हो कि मैडम अरे आपका रेशो और आपका रेशो तो सेम आ गया। तो यानी कि सैंपल एम से अगर हम लोग उसके एटम्स का रेशो निकाल रहे हैं, उसके वेट्स के एटम का रेशो, और सैंपल एन से अगर उसके एटम के वेट्स का रेशो निकाल रहे हैं, अगर ये दो सेम आ रहा है तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को क्या करता है, ओबे करता है। तो उम्मीद करते हैं तुम्हारे सारे डाउट्स हो गए। अगर ये चीज़ तुमने मेरे से पहले पूछ ली होती कि मैडम मेरे को ये चीज़ें नहीं आती, तो ये डाउट्स तुम्हें आते भी नहीं। प्लस मैं इसके जैसे तुम्हें एक छोटा सा, देखो जैसे ऊपर मैंने तुमको एक छोटा सा ये चीज़ सिखाई, और इसके जैसे मैं कम से कम तुम्हें 150 सवाल दे देती कि ले जाने 150 सवाल है, सीख करके दिखा। ये चीज़ ऐसी होती, इसीलिए आगे से ये चीज़ दिमाग में रखना कि कोई भी चीज़ पूछ कर ये चीज़ नहीं आती वो नहीं आती, मेरा रिव्यू पहले ही ले लेना। अपने मन से कभी कोई डिसीजन नहीं बनाना कि ये मेरे को नहीं बताएगी करके, क्योंकि चैप्टर पढ़ा कर नहीं हुआ है। चैप्टर का थ्योरी पढ़ाना इज अ डिफरेंट थिंग, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सिखाना इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, खैर